हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 में जो हमारे 6 यूनिट चली हुई है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो इसमें बहुत सारी डिजीज हैं, अभी और भी रहती हैं। तो इसमें हमारी जो डिजीज है वो है एम्पाइमा। ठीक है, तो एम्पाइमा जो होती है हमारी वो क्या होती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने एम्पाइमा में बताया है कि ये ऐसी कंडीशन होती है विच द पस एंड फ्लूइड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यूज कलेक्टिंग इन द बॉडीज कैविटी। तो इन्होंने बताया एम्फाइमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, यानी कि जिन टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन हुआ होता है उसके अंदर जो कैविटी बन जाती है उस कैविटी के अंदर हो जाता है फ्लूइड यानी कि पस। ठीक है, तो पस वहां पर पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एम्फाइमा बोलते हैं। तो नेम इसमें नेम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से एम्पाइमा। तो ये जो नाम लिया गया है, जो एम्पाइमा नाम हुआ है, ये हमारा ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज जो होती है वहां से लिया गया ये शब्द है। और इसका जो मीनिंग है वो है पस प्रोड्यूसिंग, यानी कि पस को बनाने वाला या पस को प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, सुपरेट। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है एम्पाइमा इज मोस्ट ओपन यूज टू रेफर ऑफ कलेक्शन ऑफ पस इन द स्पेस अराउंड द लंग्स। तो इन्होंने बताया एम्पाइमा जो है वो मोस्ट ओपन में इसमें मतलब कि एक मेन जगह हो जाती है जहां पर इसको यूज किया जाता है। और ये कौन से कलेक्शंस को रेफर कर रहा है? ये हमारे पस को कर रहा है। और स्पेस हमारा इसमें बताया जाता है, हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स में पाई जाने वाली जो प्लूरल कैविटी होती है उसके चारों तरफ की जो जगह होती है वहां पर पस का कलेक्ट हो जाना हमारा एम्पाइमा के अंडर आता है। ठीक है, बट समटाइम रेफर ऑफ द सिमिलर कलेक्शन, लेकिन कुछ टाइम ये हमारा जो सिमिलर कलेक्शन जो होता है ये गाल ब्लैडर में अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, या पेल्विस कैविटी के अंदर भी ये सिचुएशन, पस वाली जो सिचुएशन है वो हो सकती है। बट इसमें हम लंग्स वाली ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसी की हमारे डिजीज और डिसऑर्डर चले हुए हैं। तो पस में बी एज थिन एज सीरोस फ्लूइड और सो थिक दैट इट इज इम्पॉसिबल एंड द एस्पिरेट्स इवन थॉट ऑफ द वाइट बोर्ड निडल। तो इन्होंने बताया है कि जो पस है वो थिन भी हो सकता है, बहुत पतला भी हो सकता है, और सीरोस फ्लूइड, और ये बहुत ज्यादा थिक भी हो सकता है, और इतना थिक हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है इसे किसी चौड़ी जो निडल्स होती है उससे निकालना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये कभी कभी इतना ज्यादा थिकी जो है वो हो जाता है। तो कुल मिला के हमने एम्फाइमा में ये समझा है कि एम्फाइमा हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे लंग्स में पाए जाने वाला जो प्लूरल स्पेस होता है, तो उसके चारों ओर जो जगह होती है या फिर जो टिश्यूज होते हैं वहां पर अगर किसी प्रकार की इंजरी या इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण वहां पर पस पड़ जाता है, तो वो कंडीशन हमारी एम्फाइमा बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो पस होता है ये बहुत थिकी भी होता है और हमारा बहुत थिन भी होता है। ठीक है, तो आगे जो डेफिनेशन में इन्होंने दिया है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है इट इज एक्युमुलेशन ऑफ पस फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। तो वही बात है डेफिनेशन में भी कि प्लूरल जो कैविटी होती है उसके अंदर पस का एक्युमुलेशन हो जाना, यानी कि इकट्ठे हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे इसके कोज और देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमारे जो कोज हैं वो क्या क्या बताए हैं, किस किस कारण से हमारा ये पस एक्युमुलेशन हो जाता है। तो उन्होंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया हो जाए या लंग्स अब्सक्स यानी कि लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा पस जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है लंग्स के अंदर। दूसरा हमारा नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिनके कारण पस हो सकता है। चेस्ट ट्रोमा, चेस्ट में किसी प्रकार की चोट भी लग सकती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जैसी अगर बीमारी है तो भी आपके जो लंग्स है उसके अंदर पस जो है वो इकट्ठा हो सकता है। और हेमोथोरेक्स हो जाता है। हेमोथोरेक्स मतलब लंग्स के अंदर ब्लड वगैरह का इकट्ठा हो जाना किसी चोट लगने की वजह से या किसी और चीज की वजह से। तो ये जो सिचुएशन रहती है, ये जो कारण रहते हैं, ये हमारे एम्फाइमा यानी कि पस होने की कंडीशन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से हमारी जो पस की कंडीशन है वो हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ अगर हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में आ जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे स्टेज वाइज जो है वो बढ़ती कैसे है। तो इसमें हमारे सबसे पहले देखेंगे प्लूरल इन्फेक्शन हो जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से। तो प्लूरल इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल जो फ्लूड है वो कलेक्शन हो जाएगा बिटवीन प्लूरा। तो प्लूरा जो होता है उसके बीच में जो हमारा फ्लूड है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इंक्रीज विद द प्लूरल्स मेम्ब्रेन। तो वो फिर क्या करेगा, वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और प्लूरल मेम्ब्रेन तक वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट्स, लंग्स की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। लंग्स जितनी मूवमेंट कर रहा था वो नहीं करेगा क्योंकि उसमें सारे के जो जगह होती है उसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्रोजन चेस्ट, इनमूवेबल चेस्ट। तो हमारी जो चेस्ट होती है, लंग्स का जो एरिया होता है चेस्ट का, वो क्या हो जाएगी, फ्रोजन हो जाएगी, जम जाएगी और इनमूवेबल हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट करना कम कर देगी या मूवमेंट करना बंद कर देगी। तो ये हमारी स्टेज वाइज जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती हैं पस फॉर्मेशन की वजह से, तो ये हमारी बताई गई हैं। आगे हम इसके अंदर देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं इसके और हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इन्होंने दिए हैं जो हमारे सिम्टम होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है हमारा उसके सिम्टम्स और ये जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। तो सबसे पहला इसमें फीवर आ सकता है। ठीक है, और इसमें प्लूरल पेन भी हो सकता है। प्लूरा के अंदर जो है पस पड़ेगा, इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली पेन तो होगा। डायजेपिनिया, सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। वजन कम हो सकता है आपका, एक्सेसिव यानी कि जरूरत से ज्यादा रात को आपको पसीना आ सकता है।
ठीक है, और सूखी खांसी आपको हो सकती है, और एनोरेक्सिया यानी कि भूख में लगने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो सारे के सारे सिम्टम है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जो उसमें दिखाई देते हैं, सारे के सारे सिम्टम हमारे यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हम क्या क्या करेंगे, क्या इलाज कराने के लिए हम कौन कौन से प्रबंध करेंगे, अपने कौन कौन सी कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन अपना, ठीक है, करवाएंगे या करेंगे, या पेशेंट का आप कर रहे हो तो वो चीजें आपने समझनी है परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो इसमें चेस्ट जो हमारा एक्युलेशन जो कराया जाता है वो यानी कि स्टेथोस्कोप से हमारा जो चेस्ट के अंदर पाई जाने वाली जिस भी जो भी हमारी जो चीजें होती हैं, यानी कि कमर में लगा के स्टेथोस्कोप से देखा जाता है या फिर चेस्ट में लगा करके देखा जाता है। तो इस तरीके का चेकअप आपने जरूर करना है, क्योंकि अंदर की साउंड जो होती है, किस तरीके की साउंड है, उसके बारे में से पता चलता है। ठीक है, चेस्ट के एक्सरे और सिटी स्कैन्स है वो आपने कराने हैं। ब्रोंकाइस्कोपी आपने करानी है कि ब्रोंकाई के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ब्लड टेस्ट आपने कराने हैं, कहीं आपका ईएसआर तो नहीं बढ़ गया, जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो हमारा रेट देखा जाता है, अगर वो तो नहीं बढ़ गया है। और हमारी चेस्ट प्रिकॉशंस जो है वो आपने चेक कराने हैं, और आपने देखना है इसके अंदर हमारे डायग्नोस्टिक ऑफ थोरेसेंटेसिस। तो हमारे डायग्नोज आपने जरूर करना है। थोरेसेंटेसिस के अंदर हमारी जो चीजें आ जाती हैं वो हमारे जो प्लूरल्स एरिया के अंदर जो भी हमारा पस वगैरह होता है, या फिर जो भी चीजें होती है, मतलब कि एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो साइड की जो भी चीजें होती है उनके बारे में जाना जाता है कि भाई क्या दिक्कत है हमारे लंग्स के जो साइड में से फ्लूइड भर जाना या फिर कोई भी चीज है, यानी कि वहां पर क्या दिक्कत चल रही है हमारे प्लूरल या चेस्ट के साइड में, तो डायग्नोज किया जाता है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है हमारा थायरोसाइटनेसिस। ठीक है, तो ये हमारी चीजें रहती हैं हमारे किसके अंदर, एम्फाइमा के अंदर। तो आगे हम इसके देखेंगे, आगे हमारी जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्या दी जाती है इसके अंदर। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले आपने करना है एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, जो एंटी माइक्रोबल थेरेपी देनी है 4 से 6 हफ्ते तक। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, थोरेसेंटेसिस से जो हमारा प्रोसेस होता है वो आपने प्रोड्यूस करना है पेशेंट को। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें बता दिया गया है। भी आपने जांच करना, लंग्स के चारों तरफ पानी फ्लूइड जो भी कोई चीजें हैं उनका चेकअप करना है। और आपने करना है ट्यूब की जो हमारी थेरेकोटॉमी जो ट्यूब हमारी होती है उसको क्या करना है, चेस्ट ड्रेन यूजिंग लार्ज डायमीटर इंटरकोस्टल ट्यूब अटैच्ड टू द वाटर सेल्स ड्रिंक्स। यानी कि ये जो हमारी जो एक ट्यूब होती है उसको हमारी चेस्ट के अंदर डाला जाता है, और चेस्ट के अंदर जितना भी हमारा पानी होता है उसको बाहर ड्रेन किया जाता है, उस पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, ट्रैकोटॉमिस ट्यूब के द्वारा हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा आप एनालिसिस दे सकते हैं, और प्लूरिटिक पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, दर्द निवारक जो पेन किलर होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। दूसरा अदर जो हमारे सिम्टोमेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि अगर किसी और तरीके के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं पेशेंट के अंदर तो वो भी आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं सारी चीजें। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया आपने क्या क्या असेस करोगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। आप लोकेशन और सारी विशेषताएं देखोगे, सारी इंटेंसिटी देखोगे, भी पेन कितना है, पेन लगातार है, बहुत ज्यादा चुभन का है, बहुत ज्यादा तीखा पेन है या जलन का पेन है। तो ये सारा का सारा आपने एसेस करना है पेन को लेकर के कि भी जो पेन है वो किस तरीके का है। ठीक है, दूसरा आपने क्या प्रोवाइड कराना, कंफर्ट मेजर प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, और उसकी जो पोजीशन होती है उसको चेंज करते रहना है, उसकी बैक वगैरह यानी कि कमर वगैरह उसको रब करना है, और उसको स्पोर्ट्स वगैरह के लिए उसको पिलो देना है। यानी कि स्पोर्ट वगैरह अगर आप उसको दोगे, किसी तरफ लेटना है बैठना है तो उसको पिलो दोगे ताकि वो कंफर्टेबल रह सके, कंफर्टेबल पोजीशन रखे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है वी शुड इंक्रीज यूज द रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके जो एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो करानी चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील कर सके, रिलैक्सेशन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर बढ़ सके। तो ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करानी है। और अब इसमें हमारा आ जाता है नेक्स्ट, इन्होंने दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कि भाई आपने क्या एडमिनिस्ट्रेशन कराओगे। एनालाइजिक तो आपने कराना ही है, एंटीटिश्यूज भी कराने हैं, अगर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं वही कराने हैं। वो क्या करेंगे, कफ और जो हमारा एक्सेस म्यूकस जो है उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और पेन को कम करने के लिए आपने सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है कि भी आपने मेंटेन करना हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपने जरूर मेंटेन करनी है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको। और जब इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है तो बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अपने आप ही मिल जाती है, डिजीज और रिड्यूस ऑफ द इन्फेक्शन। और जो हमारा रिस्क इन्फेक्शन को लेकर के जो खतरे होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं कहीं हद तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हमारा इसमें दिया गया है तो सबसे पहले इन्होंने दिया है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एडवोकेट लंग एक्सपेंशन फ्रोजन चेस्ट। तो आपने क्या क्या देखना है, जब एक नर्स जो है वो डायग्नोज करेगी किसी भी पेशेंट को तो वो क्या देखेगी उसके अंदर, तो सबसे पहले उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेगी कि वो जो सांस है वो कैसे ले रहा है, उससे रिलेटेड सारी चीजों को समझेगी। लंग्स कितना एक्सपेंशन हो रहा है, लंग्स का जो विस्तार होना खुलना कितना है, फ्रोजन चेस्ट, उसकी चेस्ट जो है वो तो नहीं जाम हो रखी है,
ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो नर्स को देखनी होती हैं। और दूसरा इसमें क्या देखेंगे, रिस्क इन्फेक्शन रिलेटेड टू दैट प्राइमरी डिफेंशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन डिजीज प्रोसेस। तो उसमें सारा का सारा इन्फेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा माल न्यूट्रिशन यानी कि खाने पीने और पोषण की अगर कमी है, बीमारी का प्रोसेस, तो सारी की सारी चीजें जो है वो जांच करेगी, क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सी बीमारी है, क्या प्रोसेस है। ठीक है। और इन्फेक्शन से रिलेटेड सारे रिस्क जो है वो चेक करेगी। नेक्स्ट इसमें क्या चेक करना, प्लूरल पेन से रिलेटेड हमारा जो कफ है या मतलब कि उसको खांसी आ रही है या इन्फेक्शन प्रोसेस है या प्लूरल कैविटी है, वो सारी की सारी जगह को भी चेक करना है। ये भी हमारी नर्स का ही काम होता है। तो इसमें डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड्स। तो आपने सारा का सारा जो से अज्ञानता है अपनी बीमारी को लेकर, बीमारी की कंडीशन को, उसके इलाज को, सेल्फ केयर और अपनी जरूरतों को लेकर, तो वो सारी अज्ञानता को आप दूर करोगे। और एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, और अगर से बीमारी के प्रोसेस को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है तो वो भी आप दूर करोगे। तो आपने बहुत सारी नर्सिंग डायग्नोसिस अब कई डिजीज की आप कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइनें जो होती है सेम होती है नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो आपने ध्यान देना है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो हमारी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो प्रबंध होते हैं या नर्सिंग डायग्नोज होते हैं या फिर कोर्स होते हैं, वो थोड़ा सा सिमिलर ही होते हैं। तो आपने सिर्फ ध्यान देने की जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने एक डिजीज की आपने रेडी कर ली है, तो दूसरी डिजीज भी अगर आ जाती है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से उनको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना, नर्सिंग डायग्नोज जो है, जो हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है, केयर होती है, वो थोड़ा सेम ही होती है। बस डिजीज के अकॉर्डिंग थोड़ी केयर हमारी चेंज हो जाती है, हमारे डायग्नोज भी चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन अगर रेस्पिरेटरी से ही रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड सारी चीजें, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर होता ही है। तो आपने ध्यान देना है कि आप थोड़ा करके भी आप बहुत ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं जब आप याद करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है डिजीज एम्फाइमा। तो मिलते हैं नई डिजीज में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।